स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पे। चुनाव आयोग से बीजेपी को लगा झटका। जेएमएम की शिकायत पर विवादित वीडियो हटाने का आदेश। बीजेपी को चुनाव आयोग से झटका लगा है। चुनाव आयोग ने बीजेपी को सोशल मीडिया से विवादित कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग द्वारा झारखंड के सीईओ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यह वीडियो पोस्ट सांप्रदायिक और दिग्भ्रमित करने वाला है। झामुमो और कांग्रेस इस मामले की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचा था। चुनाव आयोग ने बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के मामले में सीईओ को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को तत्काल हटाने का आदेश दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस द्वारा बीजेपी फॉर झारखंड पर किए गए पोस्ट के संबंध में की गई शिकायत पर आयोग ने यह निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने वीडियो को सांप्रदायिक करार दिया। चुनाव आयोग द्वारा झारखंड के सीईओ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया एक्स और बीजेपी स्टेट यूनिट के फेसबुक पर किए गए पोस्ट के सिलसिले में शिकायत की है। इसमें कहा गया कि यह वीडियो पोस्ट सांप्रदायिक और दिग्भ्रमित करने वाला है। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि पहली नज़र में यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए इस मामले में तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है। इसके बाद संबंधित पक्ष को तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है। चुनाव आयोग ने सीईओ को दिया। यह निर्देश चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए सीईओ को यह निर्देश दिया है कि वह इस पोस्ट के मामले में भाजपा को नोटिस जारी करें। इससे पहले जेएमएम ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर भाजपा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। झामुमो ने झूठी, भ्रामक और सांप्रदायिक वीडियो फैलाने का लगाया आरोप। झामुमो केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा है कि झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल बीजेपी झारखंड द्वारा झूठी, भ्रामक और सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली सामग्री प्रसारित की जा रही है। 16 नवंबर की रात 11:22 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रकाशित एक विज्ञापन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ झूठे व बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। इसमें मतदाताओं को गुमराह करने और सांप्रदायिक आधार पर विभाजन उत्पन्न करने वाला भ्रामक और उकसाने वाला कंटेंट है। झामुमो नेताओं की छवि खराब करने को लेकर इस प्रकार के कंटेंट डाले गए हैं। गमेलियल की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग पहुंची भाजपा बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से बरहेट के भाजपा प्रत्याशी गमेलियल हेम्ब्रम को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि झामुमो के कार्यकर्ता गमेलियल हेम्ब्रम व उनके परिवार को डरा धमका रहे हैं। इनकी जान को खतरा है। इस सीट से हेमंत खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन व झामुमो कार्यकर्ता मिलकर षड्यंत्र कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा ने रविवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में वे आप में शामिल हुए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा ने रविवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में वे आप में शामिल हुए हैं। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इनके आने से मैं समझता हूं कि पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी। विधानसभा चुनाव से पहले अनिल झा का आप में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अनिल झा का आप में स्वागत है। बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा के आप में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, अनिल झा का आप में स्वागत है। अनिल झा पूर्वांचल के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग शिक्षा और रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं। जब डीडीए गरीबों के लिए घर बनाने में विफल रहा तो अवैध कॉलोनियां बना दी गईं और उनमें बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। दोनों पार्टियों कांग्रेस और भाजपा ने पूर्वांचल के लोगों के साथ अन्याय किया है। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो पहली बार मैंने अवैध कॉलोनियों में
सड़क, सीवर और पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया। हमने 1,750 अवैध कॉलोनियों में से 1,650 में पानी की पाइपलाइन बिछा दी है। दिल्ली में दो सरकारें हैं, केजरीवाल ने कहा। दिल्ली में दो सरकारें हैं, एक राज्य सरकार और दूसरी केंद्र सरकार। दोनों के पास शक्ति और संसाधन हैं। केंद्र के पास बहुत पैसा है। दिल्ली सरकार एक छोटी सी सरकार है। दिल्ली सरकार ने पूर्वांचल के लोगों के लिए बहुत काम किया है। अमित शाह और भाजपा को बताना चाहिए कि उन्होंने पूर्वांचल के लोगों के लिए क्या किया। उनकी मंशा ही नहीं थी। पूर्वांचल समाज उन्हें क्यों वोट दे? एएपी में शामिल होने के बाद यह बोले अनिल झा। आप में शामिल होने के बाद अनिल झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने दलित, महादलित और पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए ज़मीनी स्तर पर काम किया है। इन्हीं कामों से प्रभावित होकर आज से आपके कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। योगी आदित्यनाथ वीएस राहुल गांधी। महाराष्ट्र की पिच पर कौन हुआ बोल्ड? किसने लगाए छक्के? महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में जनता फैसला करने को तैयार है। बुधवार को वोट डाले जाएंगे। महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों ओर से पूरी कोशिश की गई। आखिरी बॉल पर छक्के लगाने के प्रयास किए गए। किसी ने गुगली मारी तो किसी ने क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की। नतीजा क्या होगा ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन दोनों ओर के सबसे बड़े खिलाड़ियों ने इस खेल में कैसे शॉट लगाए, वो जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे राज्य में 10 रैलियां की, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने 16 रैलियां। योगी आदित्यनाथ की डिमांड भी खूब रही। यूपी में उपचुनाव और झारखंड में चुनाव के बावजूद उन्होंने 11 रैलियों को संबोधित किया। नितिन गडकरी ने 52 सभाएं कीं, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने 54 सभा। मगर सबसे ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ की थी, क्योंकि उनके बयान सुर्खियां बने, उन पर बात हुई, आरोप लगे और शिकायत तक दर्ज कराई गई। उधर महाविकास अघाड़ी की ओर से राहुल गांधी ने 8 रैली और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7 रैलियां और 3 सभाएं कीं, जबकि प्रियंका गांधी ने 2 रैलियों को संबोधित किया। आज हम दोनों ओर के 2 बड़े खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे। इस चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खटाखट खटाखट और संविधान बचाओ नारों के जरिए शॉट लगाने की कोशिश की, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दनादन चौके छक्के लगाते नजर आए। जाति धर्म, पाकिस्तान फिलिस्तीन से लेकर छत्रपति महाराज तक हर मुद्दे उठाए और जनता को समझाने की कोशिश की। बंटोगे तो कटोगे काफी हिट रहा, तो राहुल गांधी की तिजोरी की खूब चर्चा हुई। आइए जानते हैं किसकी गुगली कितनी धारदार रही। पहले दिन संविधान पर बात राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में शुरुआत संविधान बचाओ सम्मेलन से की। आरएसएस के गढ़ नागपुर से उन्होंने हुंकार भरी और बीजेपी संघ को संविधान विरोधी करार दिया। उनसे संविधान बचाने की बात कही, जाति आधारित जनगणना कराने का वादा किया। ये भी कहा आरक्षण की 50% की सीमा तोड़ देंगे। यहीं से उन्होंने पिछड़ों और दलितों को एक हो जाने के लिए कहा। दूसरे दिन फोकस में आदिवासी राहुल गांधी जब 14 नवंबर को वे नांदेड़ पहुंचे तो उनके मुद्दे बदल गए। कहा कि बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहकर उनका हक छीनने की कोशिश में है। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मुद्दे उठाकर राहुल गांधी ने आदिवासियों दलितों को संदेश देने की कोशिश की। इसी सभा में उन्होंने अपने हाथ में संविधान की लाल किताब लहराते हुए कहा कि इस किताब में आपका नाम आदिवासी लिखा है। तीसरे दिन खटाखट का जिक्र 16 नवंबर को अमरावती पहुंचे राहुल गांधी ने फिर संविधान की लाल किताब दिखाई। कहा कांग्रेस संविधान को देश का डीएनए मानती है, जबकि भाजपा और आरएसएस के लिए यह एक कोरी किताब है। गोंडिया की रैली में उन्होंने खटाखट का एक बार फिर जिक्र किया और कहा सरकार बनते ही सबके खाते में पैसे भेजेंगे। कहा मेरी छवि बिगाड़ने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। आखिरी दिन क्रोनी कैपिटलिज्म पर वार्ड चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने सेफ शॉट खेला। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धारावी पर सरकार को घेरा। कहा सरकार सिर्फ उद्योगपतियों को बचा रही है, उनका कर्ज माफ कर रही है, गरीबों और किसानों का धन छीनकर उन्हें दे रही है। जनता इस बार चुनाव में उन्हें सबक सिखाने वाली है। हालांकि बीजेपी ने ये कहकर मजाक उड़ाया कि वही हाल होगा जो लोकसभा चुनाव में हुआ। योगी आदित्यनाथ की 11 रैलियां, क्या मुद्दे छाए रहे? एक, योगी आदित्यनाथ ने वाशिम में अपनी पहली रैली के जरिए ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सियासी एजेंडा सेट किया।
दो उन्हें बंटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक और सेफ रहेंगे नारे के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को धार देते नजर आए। तीसरे योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान से लेकर फिलिस्तीन तक जिक्र किया तो हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया। चौथे, छत्रपति शिवाजी के बहाने योगी ने जातियों में बिखरे हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश करते भी नजर आए। पांचवें, बंटेंगे तो कटेंगे पर विरोध शुरू हुआ तो उसे छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब से जोड़ दिया। छठा, कहा भारत की चिंता की बजाय कुछ लोग पाकिस्तान और फिलिस्तीन के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। सातवें दिन अमरावती में पूर्व सांसद नवनीत राणा का जिक्र कर कहा, उन्हें हनुमान चालीसा के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, ये कैसा दिन है। आठवें, आगरा के म्यूजियम को शिवाजी महाराज से जोड़ दिया। कहा, हमने उसका नाम औरंगजेब से बदलकर छत्रपति शिवाजी की स्मृति में रखा। नौवें, अयोध्या, काशी और मथुरा तक का जिक्र किया। उद्धव पर हमला करते हुए कहा, इन्हें देश, धर्म, राष्ट्रवाद, समाज की परवाह नहीं। स्वर्ण मंदिर में राहुल को स्पेशल ट्रीटमेंट पर सवाल। नाराज महिला ने पूछा, क्या वे गुरुजी से भी बड़े? पंजाब में 20 अक्टूबर को 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इससे पहले सोमवार रात राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे और स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सोमवार देर शाम अमृतसर पहुंचे और श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। इस दौरान उन्होंने जल सेवा की। वहीं उनके इस दायरे से एक महिला श्रद्धालु खासी नाराज दिखीं। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि राहुल गांधी को खास ट्रीटमेंट दिए जाने से वे गुस्सा हैं। उनका कहना था कि गुरु घर में आम आदमी की तरह आना और माथा टेकना चाहिए। इस दौरान लोग उन्हें शांत करते दिखाई दिए। महिला ने गुस्से में कहा कि क्या राहुल गांधी गुरु नानक देव जी से बड़े हैं? सिक्योरिटी को आना ही था तो केवल 4 लोगों के साथ भी आ सकते थे। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हो गया है। पंजाब में 20 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सोमवार रात को अमृतसर पहुंचे थे। देर रात उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका। माथा टेकने के बाद उन्होंने गुरबाणी कीर्तन सुना और संगत को पानी पिलाने की सेवा निभाई। राहुल एक निजी विमान से झारखंड से सीधा अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां अमृतसर से कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला, पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी, जिला अध्यक्ष अश्वनी कुमार पप्पू, पूर्व विधायक जुगल किशोर शर्मा, पूर्व विधायक सुनील दत्ती और अलग अलग कांग्रेसी नेता ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राहुल ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। उपचुनाव मतदान से पहले श्री हरमंदिर साहिब माथा टेकने के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने पंजाब के वोटरों को संदेश दिया कि कांग्रेस पंजाब, पंजाबियों व सिखों के साथ है। कांग्रेस हमेशा ही पंजाब की भलाई व विकास के लिए काम करती रही है। आज भी यह पंजाब और पंजाबियों के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने यह संदेश देने का भी प्रयास किया कि कांग्रेस पार्टी सिखों की दुश्मन पार्टी नहीं है। विरोधी पार्टियां कांग्रेस को सिख विरोधी पार्टी के रूप में प्रचारित करते हैं। राहुल बार बार श्री हरिमंदिर साहिब आकर यह भी संदेश देने की कोशिश करते हैं कि गांधी परिवार सिखों के खिलाफ नहीं है। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। नोट के बदले वोट पर बवाल, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। राहुल